प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था। बेटा तरुण भी एक बीमारी में चल बसा। अब उनका एक भतीजे बुद्धिराम के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे और उसकी पत्नी प्रेमा ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। अरे काकी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं आपकी सेवा आपके बेटे की तरह करूंगा। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप ही मालकिन हो हमारी। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुरू शुरू में बुद्धिराम और प्रेमा ने बूढ़ी काकी का ध्यान रखा, पर वक्त के साथ साथ उनका रंग सामने आता गया। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। एक दिन काकी बोली, बेटी प्रेमा, बहुत भूख लगी है। दोपहर के 2 बजने को हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे भोजन दे दो बेटा। कितना खाती हो? तुम रुक जाओ थोड़ा, बन रहा है खाना, मिल जाएगा तुम्हें भी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली बोली, दादी, ये लो बिस्कुट, तब तक आप ये खा लो। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। प्रेमा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में सो रही थीं। यह स्वाद मिश्रित सुगंध ही उन्हें बेचैन कर रही थी और उनकी नींद खुल गई। वे मन ही मन विचार कर रही थीं। शायद मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हों और मेरे लिए कुछ ना बचे। परंतु प्रेमा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। वह सोचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़वा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी लाठी टेक टेक कर बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। प्रेमा उस समय कार्यभार में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, शंभू आया है, उसे कुछ दे दो। वह शंभू के लिए कुछ खाने को निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना समय है? बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। प्यास से स्वयं गला सूख रहा था, परंतु इतना समय न था कि जरा पानी पी ले। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। जल जाए ऐसी जीभ। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता। नाक कटवा कर दम लेंगी। भला चाहती हो तो जाकर कमरे में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। हाँ। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे।
बूढ़ी काकी अपने कमरे में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि उन्हें प्रेमा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वह सोच रही थी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और सोचने लगी, अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। हाँ, यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। वह सोच रही थी, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर से बूढ़ी काकी लाठी टेक टेक कर आंगन में आ गई। उन्होंने देखा कि मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी कि इतने में बूढ़ी काकी उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंकते हुए बोले, अरे ये बुढ़िया कौन है? यहां कहां से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरे कमरे में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले सभी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और प्रेमा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अकेली लाडली उनके लिए तड़प रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी और सोच रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात को 11 बज गए थे। प्रेमा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसे जब विश्वास हो गया कि उसकी अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी के कमरे की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने उनके हाथ पकड़कर घसीटे और वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं, तो किसी की जरा भी आहट न मिली। वह समझ गई कि सब लोग खा पीकर सो गए। रात कैसे कटेगी? इतने में लाडली बूढ़ी काकी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, ये लो, आप खाना खा लो। तेरी माँ ने भिजवाया है? नहीं, ये मेरे हिस्से का खाना है, आप खा लो। बेचारी बूढ़ी काकी भूख से व्याकुल। उसने यह भी ना सोचा कि लाडली ने कुछ खाया या नहीं। उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया, पर उतने में उसका क्या भला होता। बूढ़ी काकी तो बहुत भूखी थी। उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने लाडली से कहा, लाडली बेटा, मुझे और भूख लगी है, जा मेरे लिए और ले आ। दादी, अब कुछ नहीं बचा, ये तो मैंने अपने हिस्से की पुड़िया बचाई थी। लाडली, मेरा एक काम कर दे, मेरा हाथ पकड़कर मेहमानों की झूठी पत्तल तक ले चल। उसी वक्त प्रेमा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली तो उसके पास है ही नहीं। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी और आवाज लगाने लगी, अरे लाडली, कहाँ गई? लाडली बेटा, कहाँ है तू? तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न से हो गया। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठे। प्रेमा को गुस्सा ना आया, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, हाय, मैं इतनी बेरहम हूँ,
जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत। हे ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे आज के दिन भी पेट भरकर खाना न दे सकी। उसने भंडारे का दरवाजा खोला और तुरंत खाना बनाने लगी। एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। उसने बूढ़ी काकी को खाना दिया। इतने में बुद्धिराम भी जाग उठा और अपने गुनाहों की माफी भी मांगी। साथ ही वह भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। प्रेमा बोली, मुझे माफ कर दो काकी, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म करे हैं, मुझे माफ कर दो। हाँ काकी, अपने बुद्धिराम को माफ कर दो, अब से आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। हल्कू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। अरे किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। वो बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपया देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता, मगर शहना मानेगा नहीं। और फिर मुन्नी से कहा, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनूं कौन तरकीब करोगे? हाँ, न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह आधा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे कर्जा अदा करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हाँ। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। फिर उसने ताक पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो। हाँ, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादानी के बोझ से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं, अब रो। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कूं कूं की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, आज जरा मन बहल जाता है, आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पियाल बिछा दूंगा, उसमें घुस कर बैठना, जाड़ा नहीं लगेगा।
जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं कैसी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि बहिश्त यही है और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। इतने में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। उसने उठकर आसमान की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? अभी 1 घड़ी से ज्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। बहुत ठंड है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू। चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा, अरे अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ही ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। हल्कू बोला, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाए है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। अब मुन्नी से कल ये ना जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी वो। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं-जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा लेती थी। जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा।
हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। अरे मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। वह अपनी जगह से न हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लियो 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 लियो, हो, हा 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 हा, लियो 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 लियो, हा 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 हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ गए हैं कि इस सर्दी में कौन बीघा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से ना रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। आखिर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बताई। अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा है। बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी दुखी मन से कहती है, अभी खेती करना छोड़ दो और मजदूरी करना शुरू कर दो। कम से कम एक वक्त की रोटी तो सुकून से खाएंगे। हल्कू प्रसन्न होकर बोला, हाँ, मजदूरी ही ठीक है। कम से कम रात में ठंड में खेत पर आकर नहीं सोना पड़ेगा।